हाय राम, ये किचन का काम तो जैसे खत्म ही नहीं होता। सारा दिन कभी नाश्ता बनाओ, कभी खाना, और चाय तो बस पूछो ही मत। हर आधे घंटे में कोई ना कोई ऑर्डर कर ही देता है चाय का। सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती मुझे। अब जल्दी जल्दी काम खत्म हो तो थोड़ी देर आराम करूं मैं। तभी परमेश्वरी ने साक्षी को आवाज दी, बेटा तेरे पापा जी के दोस्त आए, जरा चाय और नाश्ता ले आना। लो, आ गया चाय का न्योता। उफ, परेशान हो गई हूं मैं। ऊपर से सबकी अलग अलग डिमांड, ये बना दो वो बना दो। किट्टू बेटा, तेरा चॉकलेट शेक बना दिया है, आकर ले जा। मम्मी दे जाइए ना, मेरा मैच चल रहा है, बस हम जीतने ही वाले हैं। अच्छा बबलाती हूँ। साक्षी ने किट्टू को जाकर चॉकलेट शेक दिया और सबको चाय पकड़ाई। अभी नाश्ते का काम खत्म ही हुआ था और साक्षी ने सारा किचन समेटा ही था कि तब तक दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो गया। साक्षी को कहाँ चैन था। अब वो खाना बनाने लगी तभी प्राची किचन में उसके पास आई। भाभी पता है, आपने जो चीज सैंडविच बनाकर दिया था ना, वो मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपके खाने की फैन हो गई है। एक दिन मैं उन्हें बुलाऊंगी और आप उन्हें ना पेट भरकर खाना खिलाना। हाँ ठीक है दीदी, बुला लीजिएगा किसी दिन। ये लो जी, घर में इतना काम क्या कम था कि अब प्राची दीदी की भी अपनी डिमांड हो गई। अब उनके जो फ्रेंड्स आएंगे वो घर का सिंपल खाना तो खाएंगे नहीं, बनाते रहो उनके लिए कुछ डिफरेंट, इटालियन, चाइनीज। अरे मैं अकेले इस किचन में क्या क्या करूं। भाभी आप चुप क्यों हो गई, क्या हुआ? अच्छा जाने दीजिए, ये बताइए खाने में क्या बना रही है? खाने में तो दाल चावल, परवल की सब्जी, पापड़ और रोटियां पापा जी के लिए बनाऊंगी। वो चावल नहीं खाते ना। भाभी मुझे परवल की सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक आलू की सब्जी भी बना लो ना प्लीज। ठीक है दीदी, वो भी बना लूंगी। ओके भाभी आप खाना बनाइए, मैं जरा चेंज कर लेती हूँ। ऐसा कहकर प्राची किचन से चली गई। तभी मयंक ने आवाज दी, साक्षी कहाँ हो यार, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, 5 मिनट नहीं है मेरे लिए तुम्हारे पास। अरे आती हूँ आती हूँ। साक्षी ने जल्दी से हाथ धोए और हाथ अपने कपड़ों में पोंछते हुए मयंक के पास पहुंची। बताइए मयंक जी, क्या करूं, आपकी किचन से 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता मुझे सारा दिन में। ऐसा भी क्या करते हो किचन में, 3 टाइम का खाना ही तो बनाना है। आप नहीं समझेंगे मयंक, जाने दीजिए। एक दिन किचन संभाल कर देखिए तब समझ में आएगा। अच्छा ये बताइए क्या काम था, क्यों आवाज दे रहे थे? अरे वो मेरी ब्लू कलर वाली फाइल नहीं मिल रही, और मेरा वॉलेट, मेरी घड़ी, सब कहाँ है, कैसे जाऊं मैं ऑफिस। अरे सब कुछ सामने ही तो पड़ा है, पर आपसे खुद से ना कुछ भी लिया नहीं जाता। ये लीजिए आपका वॉलेट, ये पास में पड़ी आपकी घड़ी, और ब्लू फाइल अलमारी में रखी है, आपने मुझे दी थी तभी से मैंने संभाल कर रख दी थी। जब तुम्हें पता है कि मेरी हर चीज तुम ही संभाल कर रखती हो, मुझे कुछ अपने से मिलता नहीं, तो सही टाइम पर आकर सब दे दिया करो ना। मैं तो आना चाहती हूँ मयंक, लेकिन अभी तो कहा मेरे काम खत्म ही नहीं होते, कैसे आऊं? ठीक है फिर तुम रहो अपने किचन में, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। ठीक है मयंक, बाय। मैं कल से कोशिश करूंगी आपकी सारी चीज आपको सही टाइम पर मिल जाए। मयंक और साक्षी का रोज का ऐसा ही था। साक्षी को टाइम नहीं मिलता था और मयंक को सारी चीज अपने टाइम पर मिलती नहीं थी, इसलिए वो नाराज होकर ही ऑफिस चला जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ। साक्षी भी अब वापस किचन के अंदर चली गई। तभी झुमकी आई। भाभी आज मैं लेट हो गई है, जल्दी जल्दी काम करके निकल जाएगी मैं। मेरे को ना बच्चों के स्कूल जाने का है, तो फटाफट बर्तन खाली कर दो, तब तक मैं घर साफ कर देती है। अरे झुमकी, तू देख रही है ना मैं खाना बना रही हूँ। अब मेरे 10 हाथ थोड़ी ना है जो मैं खाना भी बनाऊं, तुझे फटाफट बर्तन भी खाली करके दे दूं। एक तो तू देर से आई है और फिर जल्दी मचा रही है, थोड़ा सब्र कर। देखो भाभी, आपका घर है ना, आपका काम तो दिन रात चलता रहेगा, मैं आपके लिए थोड़ी ना बैठी रहेगी। मेरे को 4 घर में काम करना पड़ता है, जल्दी जल्दी नहीं करेगी तो कैसे होगा। तभी वहां परमेश्वरी आती है। क्या हुआ साक्षी बेटा, ये झुमकी क्या बोले जा रही है? देखिए ना मम्मी जी, एक तो ऑलरेडी लेट से आई है, ऊपर से नखरे देखिए, जल्दी करो जल्दी करो। इसका ना ये रोज का है, और फिर जल्दी जल्दी काम करके जाती है और काम अच्छे भी नहीं होते। देखो भाभी, मेरे काम को इधर उधर नहीं बोलने का, मैं काम अच्छा ही करती है। अब बार बार आप लोग खराब करेंगे तो मैं क्या करेगी। देखा मम्मी जी कैसे जुबान चलती है इसकी। अरे अरे बस करो तुम दोनों। साक्षी बेटा तू दोपहर का खाना बना ले, झुमकी से काम मैं करवा लेती हूँ। चल झुमकी, पहले पूरे घर में डस्टिंग कर, फिर झाड़ू पोछा करना। मैं अभी देखती हूँ कैसे सफाई नहीं होती। परमेश्वरी झुमकी को सफाई करवाने ले जाती है और साक्षी सबकी फरमाइशों के हिसाब से पूरे घर का खाना बनाती है। अब साक्षी बहुत थक चुकी थी, उसी टेबल पर खाना लगाया, सबको खाना सर्व किया और खुद अपनी प्लेट लेकर कमरे में चली गई। अभी वो खाना खा ही रही थी कि उसके मोबाइल पर ज्योति का फोन आया। हेलो साक्षी, कैसी है? अरे क्या बताऊं कैसी हूँ, मेरी छोड़, तू बता तू कैसी है? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। तुझे एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था।
खुशखबरी, कहीं तेरी शादी तो फिक्स नहीं हो गई? बिल्कुल सही समझा तूने। जिससे मैं प्यार करती थी ना, मेरी शादी उसी के साथ घर वालों ने खुशी खुशी फिक्स कर दी है। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है और तुझे जरूर आना है, यही बोलने के लिए मैंने तुझे फोन किया था। अरे कांग्रेचुलेशन यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर मेरा आना देखती हूँ हो पाएगा कि नहीं। एक्चुअली किट्टू के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और घर के काम का इतना प्रेशर है कि क्या बताऊं। तू ऐसे क्यों बोल रही है? तुझे मेरी शादी में जरूर आना होगा। और किट्टू को संभालने के लिए घर में बाकी सब है ना। तू इतनी उदास क्यों लग रही है? सच सच बता, क्या बात है? तेरे घर वाले तुझे परेशान करते हैं क्या? अरे नहीं यार ज्योति, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। बस पूरी फैमिली का खाना बनाना, सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करना। मैं पूरा दिन किचन में ही रह जाती हूँ, खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। अब देखना किट्टू के एग्जाम्स आ रहे हैं, पर मैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। देख साक्षी, अगर तेरे घर वाले इतने ही अच्छे हैं तो मुझे लगता है तुझे तेरे घर पर तेरी सास से बात करनी चाहिए। वो तुझे समझेंगी और कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। आखिर तेरी भी लाइफ है, तुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। हाँ ज्योति, तू ठीक कह रही है, एक बार मुझे अपनी सास से बात करनी चाहिए। मैं भी ना बहुत परेशान हो गई हूँ। तो तेरी सास से जरूर बात कर। अच्छा अब फोन रखती हूँ, मुझे शादी के बहुत सारे काम है। कुछ भी कर, पर मेरी शादी में तुझे जरूर आना है। ओके बाबा, आ जाऊंगी। ज्योति ने फोन रख दिया। साक्षी को ज्योति की बात ठीक लगी। शाम को ज्योति ने सबके लिए चाय बनाई। सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तब साक्षी ने कहा, मुझे आप लोगों को कुछ कहना है। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? मैं अकेले पूरे घर का नाश्ता खाना पीना सब बना बना कर थक जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइश है। सारा दिन मेरा तो किचन में ही निकल जाता है, खुद के लिए एक घड़ी का टाइम नहीं मिलता। मुझसे अब इतना कुछ नहीं हो पाता है। आखिर सिर्फ किचन का ही तो काम नहीं है, घर में हजारों काम होते हैं। बस इतनी सी बात। बेटा इस पे इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तूने हमसे ये बात पहले कही होती तो हम पहले समझ जाते। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अरे भाभी, मतलब पहले आपने बोला होता तो हम आपके साथ काम कर लेते, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अब से मैं आपके साथ किचन में खाना बनाऊंगी, किचन में साथ मिलकर काम करेंगे और खूब गप्पे मारेंगे। हाँ बेटा, और नहीं तो क्या। मैं भी बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, साथ मिलकर काम करेंगे तो काम हल्का भी होगा और तुझे भी अच्छा लगेगा। आज से ही हम सब साथ मिलकर खाना बनाएंगे और किचन के बाकी काम भी करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। अरे मेरे ससुराल वाले कितने कूल हैं, इन्होंने तो तुरंत से मेरी बात समझ ली और सब साथ मिलकर खाना बनाने को भी तैयार हैं। मैं तो बेकार इतने दिन से परेशान होती रही। चल चाय नाश्ता तो हो गया, अब रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। अरे मिलकर बनाएंगे तो कितनी ही देर लगेगी खाना बनाने में। अब परमेश्वरी, प्राची और साक्षी सारे किचन में पहुंच गए और खाने की तैयारी करने लग गए। किचन अब सचमुच युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। सबके हाथ अलग अलग काम में चल रहे थे, लेकिन तालमेल कहीं नहीं था। ले बेटा, मैंने सारी भिंडी काट दी, अब इसे छौंक दे, तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ। अरे मम्मी जी, ये क्या कर दिया? भिंडी तो मैं पहले ही काट चुकी हूँ, अब तो डबल हो गई। इतनी भिंडी का क्या करेंगे? कोई बात नहीं भाभी, भिंडी फ्रिज में रख देंगे, कल फिर से बना लेंगे। अरे पर आज भिंडी खाकर फिर कल कौन ही खाएगा? अब इतनी सारी कटी हुई भिंडी वेस्ट हो जाएगी। तो अभी फ्रिज में रख दे, कल देखते हैं इसका क्या करना है। प्राची, तुम मुझे आटा निकाल कर दे। हाँ मम्मी, निकाल रही हूँ। पूरा किचन फैल गया है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ रखी है। प्राची परमेश्वरी को आटा निकाल कर देती है और आटे में पहले ही नमक डाल देती है। परमेश्वरी को लगता है आटे में नमक नहीं है, तो वो दोबारा नमक डाल देती है और आटा गूंथ देती है। ले बेटा, आटा तो लगा दिया, अब मिलकर रोटियां बना लेंगे। जी मम्मी जी, मैं बस लौकी की कोफ्ते की सब्जी बना रही हूँ, भिंडी बन चुकी है, फिर रोटियां बना लेंगे। भाभी पर रोटियां बनाएंगी कैसे? हम सब साथ में काम कर रहे हैं, इस वजह से किचन भी बहुत फैल गया है। हाँ ये बात तो है। मैं रोटियां बनाने के लिए थोड़ी जगह करती हूँ, आप ये कोफ्ते के मसाले को जरा भून लो ना। ठीक है भाभी। साक्षी अब थोड़ी किचन में जगह करने लगी और प्राची मसाला भूनने लगी। तभी साक्षी को जलने की स्मेल आई। और ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही? हे भगवान, ये कोफ्ते का मसाला तो पूरा जल गया। भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आपने मुझे भूनने को कहा था तो मैं भून रही थी मसाला। अरे पर मसाला तो मीडियम फ्लेम में पकाया जाता है, गैस इतनी तेज करके आपने मसाला पकाया कि सारा मसाला ही जल गया। हे भगवान, काम कम करने के चक्कर में काम डबल हो गया, अब फिर से मसाला बनाना पड़ेगा। मुझे तो मसाला बनाना आता भी नहीं है भाभी, आपको ही बनाना पड़ेगा। लाइए मैं आपको टमाटर प्याज काट देती हूँ।
अब साक्षी ने दोबारा मसाला बनाया, फिर रोटियां बनाई, फिर पूरा किचन साफ किया। जहां रोज उसे आधा घंटा लगता था किचन साफ करने में, वहां आज पूरा 1.5 घंटा लग गया। फिर सबने मिलकर टेबल पर खाना लगा दिया और सभी लोग खाना खाने आ गए। आज ये कैसा खाना बना है, ना कोई स्वाद है, ना कोई भी चीज बैलेंस है। अरे रोटी में नमक कुछ ज्यादा ही है, भिंडी अभी भी कच्ची सी है, कोफ्ते भी पहले जैसे नहीं बने। साक्षी बेटा, आज खाना बनाना भूल कैसे गई? तुम तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती हो। वो पापा जी, आज थोड़ी मिस्टेक हो गई है। खाना हम सब मिलकर बना रहे थे ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। आगे से नहीं होगा। मुझे नहीं खाना ये खाना, रोटियों में इतना नमक है कि खाया ही नहीं जा रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, रोटी में नमक डबल कैसे हो गया? मैंने तो आटे में एक ही बार नमक डाला था, और इतने साल खाना बनाया है तो नमक का अंदाजा बिल्कुल है मुझे। मम्मी, आटे में आपने भी नमक डाला? आपने भी मतलब तुमने भी डाला था क्या? हाँ मम्मी, जब आपने आटा निकालने को कहा तो मैंने आटे में नमक डालकर ही आपको दिया था। फिर आपने दोबारा डाल दिया, इसलिए नमक रोटी में ज्यादा हो गया। अरे बस यही गड़बड़ हो गई, अब मैं समझी। तो फिक्र मत कर साक्षी बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम सब साथ मिलकर ही काम करेंगे। 10 हाथों से खाना बनेगा तो ऐसा ही होगा। तुम सबको जो करना है करो, पर रोज रोज मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा, कह देता हूँ। हाँ भाई, इंसान ऑफिस से थका आता है और घर में ढंग का खाना भी ना मिले तो मन खराब हो जाता है। अब सभी जैसे तैसे खाना खाकर उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। साक्षी सोचती है, हे भगवान, मैं तो अपना प्रेशर कम करना चाहती थी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये तो नई मुसीबत हो गई है, और काम भी जल्दी नहीं हो रहा। हर काम डबल करना पड़ रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। ऐसा सोचकर साक्षी भी सो गई। अगले दिन सुबह किट्टू ने कहा, मम्मी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मेरा दूध बना दो, मैं दूध पीकर स्कूल चला जाऊंगा। अरे किट्टू, क्यों शोर मचा रहे हो? ये लो तुम्हारा दूध। देखो, आज बुआ लेकर आई है आपके लिए आपका स्पेशल चॉकलेट मिल्क। थैंक यू बुआ। किट्टू ने जैसे ही एक घूंट दूध पिया, ये कैसा दूध है? इसमें इतनी चीनी कौन डालता है? ये दूध तो पीने के लायक ही नहीं है। हैं? दूध में चीनी ज्यादा हो गई? मैंने तो दूध में 1 चम्मच चीनी डाली थी, जैसा भाभी ने बताया था। अरे तुमने दूध चढ़ाया, फिर किट्टू की टिफिन डाल रही थी, मैंने देखा इसमें चीनी डालनी बाकी होगी, तो मैंने भी चीनी डाल दी। अब दोनों के चक्कर में मेरा दूध खराब हो गया। और मुझे स्कूल जाना है, मैं कैसे जाऊँ स्कूल? अरे भाई, ये तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला ही हो रहा है। भाभी अब क्या करें? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? किट्टू, मैं तुझे जैम ब्रेड देती हूँ, खाकर चला जा, दूध आकर पी लेना। साक्षी ने किट्टू को जैम ब्रेड खिलाकर बहला फुसलाकर स्कूल भेज दिया। तभी मयंक ने आवाज दी, अरे साक्षी, मेरी एक भी शर्ट प्रेस नहीं की है, क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा? प्राची दीदी, आप तो भैया की शर्ट रात को ही प्रेस करके रख देती है ना सुबह के लिए। आज क्या हुआ? भाभी, कल मैं शाम को आपके साथ किचन में थी ना, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। किचन का काम करते करते ही टाइम हो गया था, फिर खाना खाकर सो गई। अरे ये सब छोड़ो, चलो अब नाश्ता बनाते, बहुत देर हो गई है, घर का कोई भी काम नहीं हुआ। थोड़ी देर में झुमकी के आने का टाइम भी हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं, पहले नाश्ता बना लेते हैं। भाभी, आज नाश्ते में छोले पूरी बनाए क्या? हाँ ठीक है दीदी, चलिए। अब सब किचन में पहुंचे और तैयारी करने लगे। साक्षी ने छोले चढ़ा दिए। जब तक छोले पक रहे, मैं पुड़ियों का आटा लगा देती हूँ, फिर फटाफट पुड़िया बना लेंगे। ये सोचकर साक्षी आटा लगाने लगी। परमेश्वरी ने छोले को देखा और सोचा, मैं छोले में नमक मसाला वगैरह डाल देती हूँ, साक्षी की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब परमेश्वरी ने उसमें मसाले डाल दिए और अपने दूसरे काम में लग गई। तभी वहां प्राची आई। उसने छोले देखा और सोचा, अरे छोले तो ऑलमोस्ट पक गए, अब इसमें छोले मसाले और थोड़ी खटाई बढ़ा देती हूँ, छोले चटपटे ही अच्छे लगेंगे। प्राची ने उसमें थोड़ा मसाला ऐड किया, फिर चली गई। तभी साक्षी आटा गूंथकर उस तरफ आई और कहा, अरे छोले तो बिल्कुल पक गए, खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसीलिए मैंने मसाले पहले ही डाल दिए थे, ताकि मसाले भी छोले के साथ अच्छी तरह पक जाए। पर रसोई इतनी कैसे बिखर गई? हे भगवान, जब से मम्मी जी और दीदी को मैंने अपने साथ काम करने को कहा है, ये रसोई तो जी की आफत हो गई है। ना ही घर का कोई काम हो पाता है, ना ही रसोई ठीक से चल पा रही है। ऐसा सोचते हुए साक्षी ने सबके लिए टेबल और नाश्ता लगा दिया। सभी टेबल पर आ गए थे। जैसे ही सबने एक निवाला मुंह में लिया, और ये कैसे छोले बनाए, पूरा मुंह जल गया। उफ, इतनी मिर्च, कान गरम हो गया मेरे तो। अब क्या रोज ऐसा बकवास खाना खाना पड़ेगा? इतने मसाले कौन डालता है? कोई टेस्ट ही नहीं है। सच में छोले तो बिल्कुल खाने लायक नहीं है।
लगता है हम तीनों ने इसमें मसाले डाल दिए थे। मैंने तो पहले ही मसाले डाल दिए थे। मैंने तो बस खटाई डाली थी। और ये पूड़िया देखो, एक भी गोल नहीं है। ये कैसा खाना बना रहे हो? अरे पापा, पहले साक्षी अकेले ही खाना बनाती थी, अब सारे मिलकर बनाते हैं। अब 10 हाथों की रसोई तो ऐसी ही होगी ना। हाँ मयंक, बात तो तुमने ठीक कही है। मुझे भी लग रहा है कि सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और खाना बनाते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। ऊपर से घर के बाकी काम भी नहीं होते। अब से ना हम सब एक एक करके काम करेंगे। हाँ भाभी, जैसे आप सब्जी बना दो तो मैं रोटी बना दूंगी। सब एक साथ एक ही काम में नहीं लगेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। सब मिल बांट कर अपना अपना काम करेंगे। हाँ मम्मी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप बस बैठे बैठे सब्जी काट दीजिएगा और आटा लगा दीजिएगा। इससे काम हल्का होगा और घर के काम भी साथ साथ होते रहेंगे। ये हुई ना अकल वाली बात। 10 हाथों से एक रसोई बनेगी तो गड़बड़ तो होगी। अच्छा है कि 10 हाथ 10 तरह के काम करे। अब सब अपना अपना काम करने लगे थे और इस तरह साक्षी को भी टाइम मिलने लगा था। अब सब बैलेंस हो गया था। रात के 11 बजे गायत्री निवास के हॉल से रामायण सीरियल की आवाज आ रही थी। देखा बहू, इस तरह मर्यादा आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। इन्हें क्या समझा रहे हो? ये तो समझ गई। ये संस्कार तो मुझे अब अपने पोते पोतियों को देना है। काफी देर हो गई है, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। मैं चलती हूँ माँ जी, आप भी आराम कर लीजिए। आप तो जानती है माँ जी, भाभी को अकेले नींद आती नहीं। अमन चाचा जी के घर गए हुए हैं, मैं जरा भाभी को कंपनी दे देती हूँ और उनसे नन्हे बाल गोपाल के बारे में भी बात कर लूंगी। आप बेफिक्र रहिए। यह ज्ञान मुझे सिर्फ बड़ी बहू के बच्चों को नहीं, तेरे बच्चों को भी देना है। तो तू भी जरा खुशी की खबर जल्द से जल्द दे दे मुझे, हैं? चलिए जी। शर्माती हुई अंकिता अपनी जेठानी के कमरे में आ जाती है। प्रिया और अंकिता यूं तो देवरानी जेठानी थी, पर सहेलियों की तरह रहती थी। आज होगा गर्ल्स हाउस पार्टी। मैं अपनी कौन सी वन पीस ड्रेस लेकर आऊं? भाभी बताओ ना, कौन सी ड्रेस पहनोगे आप? क्या अंकिता, बंद कमरे के अंदर कपड़े बदल कर 2-4 फोटो खींचने में क्या मजा है? लाइवली, इससे हम लाइवली फील करते हैं। देखिए भाभी, भैया घर पर है नहीं, अमन भी बाहर गए हुए हैं। ऐसे में दिन भर खाना बनाने के बाद, सास ससुर की सेवा करने के बाद, अगर हम 2 मिनट हंस बोल ले, अपने मन का खाना खा ले, 2-4 गाने सुनकर झूम ले, तो इसमें बुरा क्या है? इससे कितने सेल्स रिवाइव हो जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है। चलिए आप जल्दी से चाइनीज ऑर्डर कीजिए, मैं अपने कमरे से ड्रेसेस लेकर आती हूँ। बस फिर दम मारो दम, इस गाने पर दोनों देवरानी जेठानी कमरे में झूमना शुरू कर देती है। नाच गाना खिलना खाना और साथ में टीवी पर चलती एक लव स्टोरी, परफेक्ट गर्ल्स डेट। प्लीज आयशा रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे फिर छोड़कर चले जाओगे आर्यन? अरे भाई आयशा हमेशा डाउट पे क्यों रहती है बहन? हाँ बोल देना, सामने से आज इतना अच्छा लड़का प्रपोज कर रहा है। ये बोल क्यों नहीं रही है कुछ? ये मूवी वाले इतना सस्पेंस क्यों डालते हैं? सस्पेंस कहाँ डालते हैं, सच दिखाते हैं। गहरी और भारी आवाज में प्रिया जैसे ही ये कहती है, अंकिता फौरन रिमोट से ऑफ बटन प्रेस करके टीवी बंद करके अपनी भाभी की ओर नजरें घुमा लेती है। मतलब मैं सही थी? क्या चल रहा है भाभी आपके और भैया के बीच? पता नहीं अंकिता, मम्मी जी चाहती है मैं इस घर के वारिस को जन्म दूं, पर मुझे नहीं लगता ऐसे हालातों में एक बच्चे को इस दुनिया में लाना सही होगा, जब उसके पापा ही उसकी माँ से प्यार ना करते हो। वो क्या औरतों की इज्जत करना सीखेगा? और ऐसे बच्चे अक्सर भटक जाते हैं। ऊंची सांस भरती हुई प्रिया अंकिता के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ये खुशी मैं तो इस घर को नहीं दे सकती, पर तुम दे सकती हो अंकिता। तुम्हारी शादी को भी साल भर होने आ गया है, तुम बच्चा क्यों नहीं प्लान करती? जिससे इस दुनिया में आना होगा ना भाभी, वो खुद रास्ता बना लेगा। और जब पहले ही 1000 झंझट घर में चल रही हो तो उनको सुलझाने में लगना चाहिए, ना कि किसी और उलझन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आप बताइए चल क्या रहा है आपके और भैया के बीच में? मतलब मुझे आई एम सॉरी भाभी, पर परसों भैया जब देर से घर लौटे थे तो कुंडी की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी और मैंने देखा वो बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर सो रहे हैं। हाँ, ये सब तो शादी के 6 महीने बाद ही शुरू हो गया था अंकिता। अपने कमरे में यहाँ से वहां बड़बड़ाती हुई प्रिया चक्कर काट रही थी। उसके माथे पर जैसे किसी का खून सवार था। तभी कमरे का दरवाजा खोलकर अभिषेक अंदर आता है। अरे क्या हो गया बीवी जी, वजन कम करना है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए। यूं कमरे में यहाँ से वहां करने से वजन कौन सा कम हो जाना है? मैंने भी पहले बहुत कोशिश की थी, कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिया अभिषेक के करीब जाती है और उसकी शर्ट को नजदीक से सूंघते हुए कहती है, फिर से पीकर आए आप?
अरे यार, ये क्या तुम घूम फिर कर खाने पीने पर आ जाती हो? पानी पीकर भी नहीं आए क्या आदमी? बाहर से पानी पिया था बस, रास्ते में प्यास लग गई थी। एक तो 2 दिन से बाहर गया हूं, अभी घर में घुस रहा हूं, उस पर भी तुम सवाल जवाब कर रही हो। मुझे पता है मुझे आपसे अभी सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, पर आपकी गैर मौजूदगी में आपके दूसरे फोन पर मिताली नाम की किसी लड़की का फोन आया था। ये सुनते ही अभिषेक घबरा जाता है और सबसे पहले अलमारी खोलकर कपड़े में रखे अपने कपड़ों के बीच में अपना दूसरा फोन ढूंढना शुरू कर देता है। मतलब कि आपके पास दूसरा फोन है, मेरी समझ के बाहर। 2 क्या, आप 10 फोन रखिए ना, पर उसे छुपाकर इस तरह रखने की क्या जरूरत है? और उस फोन में सिर्फ एक ही नंबर मिला था, मिताली का। वो आपको मिलने के लिए क्यों बुला रही है? अब क्या बताऊं प्रिया, ये मिताली ना मेरे दुकान से माल लेकर गई थी, पूरे 10 लाख का, और कैश नहीं चेक दिया था उसने, जो बाउंस हो गया। फिर कहने लगी मेरे पति मर गया, मैं बैंकरप्ट हूं, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, और जब भी पैसों की बात करो तो अकेले मिलने बुलाती है। अब ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, अगर उसने मुझे फंसा दिया तो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था डार्लिंग, बस इतनी सी बात है। चलो अब मुझे जरा आराम करने दो। मुझे माफ कर दीजिए अभिषेक जी, मैंने आप पर बेवजह शक किया। आप आराम से सो जाइए। आपने भैया से दोबारा इस बारे में क्रॉस चेक नहीं किया? पूछना चाहिए था भाभी आपको, एक बार में ही उनकी बात पर यकीन कर लिया। हाँ प्रिया, और यही गलती हो गई शायद मुझसे। ये तो उनकी पहली गलती थी जो मेरे सामने आ गई, और फिर इसी तरह से वो हर बार पीकर आने लगे। रात के 2 बज गए हैं, ये अभी तक आए नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। इस तरह रोज इतनी देर से आना मुझे तो समझ में नहीं आता। तभी प्रिया के फोन की घंटी बजती है और फोन पर अभिषेक कहता है, मैं आ गया हूँ प्रिया, बाहर हो, जरा दरवाजा खोलना। ऐसा क्या काम करते हैं आप? पूरा बाजार यहाँ 11 बजे बंद हो जाता है और आप 2 बजे घर आते हैं। आ रही हूं मैं, रुकिए। प्रिया दरवाजा खोलती है और अभिषेक जैसे ही अंदर आता है उसके बदन से बड़ी गंदी बदबू आती है। प्रिया समझ जाती है कि अभिषेक ने आज फिर से ड्रिंक किया है। जब आप शहर से बाहर जाते हैं तब कह देते हैं कि बिजनेस ग्रुप के साथ बाहर गया था, उन लोगों ने जबरदस्ती पिला दी, पर अभी तो शहर से बाहर भी नहीं गए थे आप। दुकान से आते वक्त पीना, ये क्या नया टंटा पकड़ा है आपने? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। पापा जी या माँ जी को इस बारे में पता चला तो वो कितने दुखी होंगे। अरे मैं क्या करूं प्रिया, मैं जीना ही नहीं चाहता, जिंदगी तबाह हो गई है मेरी। बिजनेस में घाटे पर घाटा हो रहा है, इस टेंशन में मुझे नशा करने की आदत कब लगी मुझे ही पता नहीं चला। मैं जल्दी ही खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। पापा मम्मी से नजरें नहीं मिला सकते, इसलिए अब देर से आने लगा हूं। हे भगवान, आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है और आप अपनी अर्धांगिनी से ही छुपा रहे हैं। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आपकी खुशियों को बांटने के लिए सिर्फ आपकी बीवी नहीं बनी थी मैं, आपके दुख में भी पूरी भागीदारी है मेरी। शादी में जो मम्मी के यहाँ से गहने मिले हैं मुझे और यहाँ से जो माँ ने चढ़ाए हैं, वो सारे गहने मैं कल सुबह ही बैंक लॉकर से निकाल कर आपको दे दूंगी। आप उसे बेचकर काम में पैसे लगाइए, काम ज्यादा जरूरी है। इसी तरह वो हर बार मुझे एक इमोशनल स्टोरी सुनाकर खुद को विक्टिम दिखाते रहे और मैं उनके प्यार में पागल उनकी हर बात मानती रही। अपने सारे गहने मैंने उन्हें दे दिए, जिन्हें बेचकर उनके पास जो पैसे आए उससे उन्होंने गाड़ी खरीदकर अपनी दुकान के एक स्टाफ को दे दिया। सच में मैम, आप जैसी वाइफ किसी की हो ना तो उसकी लाइफ तो सेट हो जाए। मतलब आज के जमाने में, मेरा मतलब है किसी भी जमाने में कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और औरत के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक आप है जो सर को पता नहीं किस किस के साथ बांटने को तैयार है, वरना 15 लाख की गाड़ी कोई अपने स्टाफ को ऐसी बिना बीवी के परमिशन के नहीं दे सकता। क्या 15 लाख की गाड़ी किसे दी अभिषेक जी ने? ये तो सभी को पता है मैम कि सर आए दिन दुकान की हर तीसरी फीमेल स्टाफ को कुछ न कुछ तोहफा देते रहते हैं। आजकल प्रीति पर उनका मन आया हुआ है ना, उसके घर के खर्चे उठाने से लेकर उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखने तक क्या नहीं करते अभिषेक सर। यूं तो प्रीति हमारे दुकान में स्टाफ बनकर आई थी, पर किसी मालकिन से कम ठाट नहीं है उसकी। अरे आप हैरान क्यों है मैम, आपको इस बारे में खबर नहीं थी क्या? ये प्रीति कहाँ मिलेगी मुझे? प्रिया बिना देरी किए प्रीति के घर पहुंच जाती है, जहां दरवाजे पर ही वो अभिषेक को प्रीति के गले लगते हुए उसका माथा चूमते हुए देख लेती है। प्रिया की आंखों से आंसू के बूंद छलक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर वापस अपने घर लौट आती है। एक रोज जब प्रिया अपने पति के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रही थी, गायत्री वहां आती है। अरे बहू, ऐसे ही कपड़े मशीन में मत डाल दे। पिछली बार अमन बड़ा नाराज हो गया था, उसकी जेब में कुछ इम्पोर्टेंट कागज थे
तो कपड़ों की जेब से देख ले, कहीं अभिषेक ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। प्रिया शर्ट को जैसे ही पलटती है, उसकी कॉलर पर लगा हुआ लिपस्टिक का मार्क उसकी आंखों के सामने आ जाता है। बस अब यही चीज देखनी बाकी रह गई थी। प्रिया अभिषेक की पैंट की जेब में जैसे ही हाथ डालती है, उसमें से होटल रूम की बुकिंग स्लिप निकलती है। तो ये पिछली रात यहाँ थे। वहां प्रीति के साथ तो नहीं गए होंगे, क्योंकि प्रीति के घर तो इनका आना जाना है ही। यानी उनके जीवन में एक नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियां हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनके जीवन में क्यों हूं। आपके जीवन में इतना कुछ चल रहा है भाभी, और आपने किसी को बताया भी नहीं, ये गलत है। बताया था, अपनी मम्मी को बताया था, तो मम्मी ने कहा कि क्या चाहती हो तुम, पति से अलग होना चाहती हो। पति से अलग हुई औरत को समाज गंदी नजरों से देखता है। अब तुम्हें वहीं रहना है तो अच्छे से ही रहो। प्रिया और अंकिता की बातों बातों में ही सुबह हो जाती है। दोनों नहा धोकर रसोई में आती है। अरे बहू देखो कौन आया है, सांकेत। बैठो बेटा बैठो, अंकिता अंदर ही है, नाश्ता लेकर आ रही है बस। बर्तन छोड़ो, मैं यहाँ हूं ना, तुम हॉल में जाओ, तुम्हारा भाई आया है। ऐसे भाई को इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता। जरूर उसकी शादी पक्की हो गई होगी, नहीं? जिस दिन ये हो गया ना भाभी, हम गंगा नहा लेंगे। पर पता नहीं भैया को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अंकिता बाहर जाकर सांकेत के पास बैठती है। प्रिया सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी सांकेत के फोन की घंटी बजती है। अरे क्यों सहना इतना निक्की? वो तुम्हारे होते हुए भी किसी और औरत के साथ रिश्ता रख रहा है, तुम्हें मारता पीटता है। मैं तो कभी भी किसी भी औरत को ये सहने को नहीं कहूंगा। अरे तुम रो मत, भाई मानती हो ना मुझे। मैं आता हूँ तुम्हारे घर, बात करता हूँ उस लड़के से। क्या हो गया बेटा, किसका फोन था? समाज को क्या होता जा रहा है अंकल जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं पत्नियां पतियों की मारपीट कर रही है तो कहीं पति पत्नियों को मार रहे। ये निक्की, इसका पति और मैं क्लासमेट थे हम। शादी इसकी उसी से हुई जिससे ये प्यार करती थी, और अब वो उसे मारता पीटता है। वो मुझे घर बुला रही थी अपने हस्बैंड से बात करने के लिए। मैं गर्मा गर्म फुलके लेकर आती हूँ, आप लोग खाना खाइए। प्रिया सहम जाती है, मानो उसकी कहानी उसी के आंखों के सामने किसी ने रख दी हो। सभी नाश्ता एंजॉय कर रहे थे कि अभिषेक अंदर आता है। कहाँ था बेटा तू? मुझे लगा तू कमरे में सो रहा है। तू अब जा कर आया है? वो जरा काम से गया था माँ। आप नाश्ता एंजॉय कीजिए ना, मैं कमरे में जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। अभिषेक कमरे में जाते ही अपनी बीवी को जोर जोर से आवाज देना शुरू कर देता है। प्रिया कमरे में जाती है। ओह, तो यहाँ रंग रलिया मना रही हो? पति घर पर आया नहीं तो देवरानी के भाई को बुलाकर बिठा दिया। कहीं तुम्हारा उसके साथ चक्कर तो नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी? मैं रसोई में हूँ, सांकेत जी आते हैं तो मैं उनके सामने 2 मिनट भी खड़ी नहीं रहती। और ये किस लहजे से बात कर रहे हैं आप मुझसे? तो अब तुम मुझसे जबान दराजी करोगी? ये कहता हुआ अभिषेक प्रिया की गाल पर एक तमाचा जड़ देता है। जिस तरह से वो सांकेत आए दिन आकर हमारे घर में बैठने लगा है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने गाल को छुपाए प्रिया किचन में आती है और अपने काम में लग जाती है। फिर से भैया ने आप पर हाथ उठाया भाभी, कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? हद होती है किसी चीज की। मजबूर हूं अंकिता, मैं शादी के इतने सालों के बाद कहाँ जाऊं? मेरे मायके वालों ने तो पहले ही कह दिया है मुझे कि यहाँ से डोली उठी है, अब अर्थ ही आनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी इतने दिन हो गए मुझे, अब नहीं लगता कोई मुझे नौकरी देगा। माँ और पापा जी को उन बातों की खबर नहीं है, और उन्हें बताया भी तो मुझसे कितना भी प्यार क्यों ना करे, साथ तो अपने बेटे का ही देंगे। इसलिए तमाशा करके क्या फायदा? जितने दिन की जिंदगी है इस घर में गुजार लूंगी। घर के बाहर पैर रखा तो भेड़िए लूटने को आ जाएंगे। रात को जैसे ही अमन अपने चाचा जी के घर से वापस लौटता है, अंकिता उससे इस बारे में बात करती है। भैया की करतूत मुझसे छुपी नहीं है अंकिता। मुझे क्या, ऑफिस के सभी स्टाफ, आसपास के लोग, किसी जगह हमारी इज्जत छोड़ी नहीं भैया ने। पर वही बात है ना, लड़का कुछ भी करे बदनामी बीवी की होती है। सबको लग रहा है कि भाभी बच्चा नहीं करना चाहती, इस कारण भैया स्ट्रेस में बाहर औरतों से रिश्ते बना रहे हैं। जिसे जो सोचना है सोचने दो। मैं भाभी को रोज रोज यूं मरता हुआ नहीं देख सकती। लोगों के लिए हमारा घर एक आदर्शवादी घर है, पर इस घर में दरवाजे बंद होने के बाद अंदर क्या होता है ये हमें ही पता है। मैं भाभी की दूसरी शादी की सोच रही हूँ। ये बात छोटी नहीं है। तुम अपनी जेठानी की शादी किसी और से करवाना चाहती हो, वो भी अपने जेठ के रहते हुए। तुम समझ रही हो लोग क्या समझेंगे? एक रोज अंकिता का भाई सांकेत उसके घर आया हुआ था, जहां पूरा परिवार मिलकर उसकी टांग खींच रहे थे।
बताइए बताइए भैया, कैसी लड़की चाहिए आपको? या फिर कहीं छुपा कर शादी वादी तो नहीं कर रखी आपने? ऐसा है तब भी बता दीजिए, पापा जी को मैम बना लूंगा। वैसे भी दामाद की बात कौन डालता है? अरे नहीं नहीं दामाद जी, वो बात नहीं है। आजकल सभी से भरोसा ही उठ गया है मेरा। वैसे एक बात कहता हूँ आंटी जी, आप बड़ी खुश नसीब है जो आपके घर दोनों बहुएं इतनी अच्छी आई है, चाहे वो प्रिया जी हो या अंकिता। अभिषेक जी किस्मत वाले हैं जो इतनी सादी समझदार लड़की मिली है उन्हें, वरना इतना पेशेंस आज के जमाने में किसी में नहीं देखा मैंने। भाई जिसे चाहिए इतनी पेशेंस वाली लड़की वो रख ले, मेरे तो मत्थे मार दी गई है। मुझे तो एक नंबर की शैतान लड़कियां पसंद है जो आपके कान को अपनी बातों से ही काट डाले। इस डिस्कशन से अंकिता के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुम पागल हो गई हो क्या अंकिता, कुछ भी बोल रही हो? अपनी जिठानी की शादी, वो भी अपने जेठ के होते हुए, क्या हो गया तुम्हें? आपको भाभी पसंद है या नहीं? मेरा मतलब है अगर भाभी जैसी लड़की से आपकी शादी हुई होती तो आपको मंजूर होता रिश्ता? नहीं, कहाँ होता, मतलब मैरिड नहीं चलेगी ना। मेरा मतलब है जिसका एक रिश्ता टूटा हो उससे कौन ही शादी करेगा। देखो मैं इन चीजों में नहीं मानता। लड़की मुझसे लंबी हो या नाटी, उम्र में बड़ी हो या छोटी, डिवोर्सी हो या विडो, लड़की अच्छी होनी चाहिए। और आजकल कोई अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे, आंखों में सीआईडी वाले चश्मा लग गए हैं मेरे। आपने न जाने कितनी लड़कियों को टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने में मदद की है भैया। क्लास की हर तीसरी लड़की को बहन बना लेते थे आप। यहाँ रोज आते हैं, फिर भी आपको एक रिश्ते में फंसी हुई लड़की दिखाई नहीं दी। अपनी जेठानी और जेठ के रिश्ते की एक एक बात अंकिता अपने भैया को बता देती है। ये तो अजीब कश्मकश है। तभी चाय लेकर प्रिया कमरे में आती है। सांकेत की नजर झुक जाती है। ये क्या हो गया, आप दोनों चुप क्यों हो गए? कोई पर्सनल बात हो रही थी क्या? मैं तो बस चाय लेकर आई थी। ये घर आपका ही है प्रिया जी, आप भी यहाँ बैठ सकती हैं। देवरानी की भाई से शादी, इस बारे में प्रिया के दिमाग में कोई हिंट ही नहीं था, पर समय एक नया रास्ता बनाने को तैयार हो गया था। आपको क्या लगता है, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए या प्रिया को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी गुजार देनी चाहिए? कमेंट में बताइएगा जरूर।